Hello, this is Knowledge in Study Room channel. In this video we will study about apoptosis and necrosis. आज की इस वीडियो में हम apoptosis and necrosis के बारे में बात करेंगे. Apoptosis और necrosis क्या होती है? Given below are the essential points that highlight the differences between two types of cell death. अब जो apoptosis and necrosis है ये सेल डेथ के बारे में है. अब हम नीचे देख लेते हैं कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दो तरह से. इनमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. जैसे कि हमें पता है कि जो सेल है वो उसकी एक लाइफ पीरियड जब एक सेल की लाइफ पीरियड जो है उसका कंप्लीट हो जाता है तो सेल ने डेथ करना होती है. जिस तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें कि कोई भी इंसान है तो वो अगर नॉर्मली उसकी डेथ हुई है, जो भी उसका लाइफ पीरियड कंप्लीट होकर उसकी नॉर्मली डेथ हो गई है तो वो उसकी क्या है, नॉर्मल डेथ है. और एक अगर किसी की एक्सीडेंटली डेथ हो गई है, किसी एक्सीडेंट की वजह से एक इंसान की या एक पर्सन की जो है डेथ हो गई है तो वो क्या होती है, वो एक्सीडेंटल डेथ होती है, वो नॉर्मल डेथ नहीं होती. इसी तरह की से सेल्स की भी दो तरह की डेथ होती है. एक होती है एपोप्टोसिस और एक होती है नेक्रोसिस. ये है सेल डेथ के बारे में है. अब एपोप्टोसिस में अगर हम देखें तो सेल की डेथ किस तरह से होती है और नेक्रोसिस में किस तरह की होती है, तो वो है यहाँ पर एपोप्टोसिस में सेल की जो डेथ है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है. यहाँ पर जो सेल की डेथ है वो प्रोग्राम्ड है. प्रोग्राम्ड का मतलब ये हुआ कि पहले से ही सेल को पता है कि इसने मरना है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. उसके अलावा यहाँ पर नेक्रोसिस में देखें तो ये एक्सीडेंटल डेथ. एक्सीडेंटल मीन के अचानक से कोई एक्सीडेंटल उसी चीज़ को कहते हैं जिसका इल्म ना हमें हो, तो अचानक से वो ज़ाहिर हो जाए तो उसको एक्सीडेंटल ही कहते हैं. तो एक्सीडेंटल सेल डेथ जो होती है नेक्रोसिस होती है. नेक्रोसिस में इसमें सेल को नहीं पता होता कि इसने अभी मरना है, उसका लाइफ पीरियड इसमें कंप्लीट नहीं हुआ होता. उसके अलावा जो एपोप्टोसिस है उसको प्री डिफाइंड सेल डेथ भी कहते हैं. प्री डिफाइंड को PCD से भी डिनोट किया जाता है. PCD जहाँ पर भी वर्ड यूज़ हुआ वो उसका मतलब होता है प्री डिफाइंड सेल डेथ. लेकिन अगर हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो देन इसमें हम PCD के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम इसको प्री डिफाइंड सेल डेथ के बारे में कहेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स और भी बहुत जगह पर यूज़ होते हैं. तो इसलिए आपने हर जगह पर कहीं पर भी PCD देख लिया तो वहाँ पर ये नहीं कहना कि ये प्री डिफाइंड सेल डेथ है, चाहे बात कोई और हो रही हो. तो इसलिए ये यहाँ पर यूज़ करना है सेल डेथ के बारे में. तो प्री डिफाइंड सेल डेथ, इसका प्री डिफाइंड का भी मतलब यही हुआ कि सेल को पहले से ही पता है कि इसने अब डाई करना है. उसके अलावा ट्रिगर्ड बाय नॉर्मली देम सेल्स, ये जो है ये सेल की जो डेथ है ये ट्रिगर्ड होती है, खुद ब खुद होती है. ट्रिगर्ड बाय नॉर्मली देम सेल्स, ये खुद ब खुद हुई होती है, इसको कोई और चीज़ ट्रिगर नहीं करती डाई करने के लिए, ये खुद ब खुद ही डाई होती है. उसके बाद यहाँ पर नेक्रोसिस में देखें तो ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको ट्रिगर कर रहे हैं सेल को कि तुम मरो. यहाँ पर कौन से सेल जब इसको ट्रिगर कर रहे हैं उसकी बात करते हैं. इंजरी, यहाँ फिर इन्फेक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर कोई कट लग जाए, इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक्सीडेंटल होता है. वो हम खुद ब खुद नहीं करते, अचानक एक्सीडेंटली वो होता है. तो वो हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है मल्टीपल सेल्स से मिलकर ही बना होता है. तो जो सेल्स हैं वो वहाँ पर डाई कर जाते हैं, वो एक्सीडेंटली सेल की डेथ हो जाती है. उसके अलावा नॉन फिजियोलॉजिकल स्टेज, ये नॉन फिजियोलॉजिकल स्टेज होती है. इसलिए क्योंकि ये ट्रिगर्ड होते हैं देम सेल, ये खुद ब खुद ये मरते हैं. सेल्स जो है खुद ब खुद डाई करते हैं, इसलिए ये नॉन फिजियोलॉजिकल स्टेज में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता. एट फिजियोलॉजिकल स्टेज, ये फिजियोलॉजिकल स्टेज पर होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होता है. उसके अलावा अगर बात करें तो अंडरगो डिग्रेडेशन, जब सेल डिग्रेड करता है, इट्स मीन कि जब सेल की डेथ होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जब सेल डिग्रेडेशन करता है तो उस दौरान
जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो, और प्रोटीन मटेरियल, और सेल के अंदर जो प्रोटीन मटेरियल होता है वो, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, वो सारी डिग्रेड हो जाती हैं, उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। और जब उनकी डिग्रेडेशन होती है तो वो एक रैप्ड हो जाती है, फ्रेगमेंट्स आर रैप्ड इनटू देयर ओन मेम्ब्रेन। जब उनकी डिग्रेडेशन हुई तो अपनी ही मेम्ब्रेन के अंदर वो रैप्ड हो जाते हैं, और जब वो रैप्ड हो जाते हैं अपनी ही मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो क्या होता है कि सेल जो होता है उसका साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है। जो सेल का साइज पहले नॉर्मल सेल होता है उससे वो स्मॉल सेल हो जाता है, उससे उसका साइज कम हो जाता है। तो इस तरह से सेल क्या हुआ, बिकम श्रिंक। इस तरह से इसके अंदर सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर नेक्रोसिस में इसके उल्ट होता है। अब नेक्रोसिस में अंडरगो डिग्रेडेशन क्या होती है, जब एक्सीडेंटल एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करता है तो क्या होता है कि डिग्रेडेशन जब होती है सेल के कंटेंट्स की, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसकी जब डिग्रेडेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन मटेरियल, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की जब डिग्रेडेशन होती है तो ये सारा जो सेल का कंटेंट है वो रिलीज हो जाता है, सेल से बाहर रिलीज हो जाता है। ये सेल के अंदर नहीं रहता, ये सेल से बाहर रिलीज हो जाता है। तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर सेल क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था। यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सेल भी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना, जो सेल का कंटेंट था वो रैप्ड हो गया था इनटू देयर ओन मेम्ब्रेन्स के अंदर, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, सेल के अंदर जो कंटेंट है वो रैप्ड नहीं हुआ, नॉट रैप्ड। सेल का कंटेंट रैप्ड नहीं हुआ, वो क्या हुआ कि वो रिलीज्ड हो गया आउटसाइड। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये एक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ पर ये एक्टिव प्रोसेस होता है। यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड होती है एटीपी एनर्जी, इसको रिक्वायर्ड होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसको पता है, इसको पहले से पता है कि इसने अब डाई करना है, इसका लाइफ का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसने अब क्या करना है, इसने डाई करना है। तो जब डाई करना है तो उसको डाई करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए सेल को खुद ब खुद डाई करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक्टिव प्रोसेस होता है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा ये जो नेक्रोसिस की बात करें तो ये इनएक्टिव प्रोसेस होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको पता ही नहीं किसने डाई करना है, इसका भी लाइफ टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक्सीडेंटली इसकी डेथ हो रही है, तो इसको नहीं पता कैसे कि अब क्या होने वाला है। तो ये इसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल की। तो यहाँ पर ये नॉन एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके अलावा और पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं तो प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर जैसे हमने बात की कि जो सेल का कंटेंट है सारा वो क्या होता है, वो एक मेम्ब्रेन, अपनी ही मेम्ब्रेन के अंदर रैप्ड हो जाता है, तो और सेल श्रिंक हो जाता है। तो उसके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई भी सूजन वगैरह, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को, कोई भी सूजन वगैरह नहीं होती स्किन के ऊपर, कुछ भी इस तरह से जो है ना वो पॉइंट्स या डॉट्स मिलने को नहीं मिलते। तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन एंड पेन अकर, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी होती है, सूजन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, उसके बाद पेन भी होती है, अकर पेन भी होता है। जैसे कि अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या किया सेल ने, जो सेल के अंदर कंटेंट था वो सारा रिलीज्ड हो गया, एक मेम्ब्रेन के अंदर वो पैक नहीं हुआ। जब वो रिलीज्ड हो जाएगा आउटसाइड तो क्या होगा, आपको पता होगा कि जब भी हमें कट लगता है कहीं पर तो वहाँ से थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग इसी वजह से होती है कि जो उसके सेल्स होते हैं वो जब उनकी डिग्रेडेशन होती है तो वो उसके अंदर जो कंटेंट होता है, एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर, जितनी भी एंजाइम्स वगैरह तो वो सारे रिलीज हो जाते हैं। वो रिलीज होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन का वजह सूजन जो होती है वो अकर हो जाती है, और पेन भी बहुत ज़्यादा हमें होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स इन द मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनेल्स की प्रिजर्वेशन हो जाती है, उनको एक मेम्ब्रेन के अंदर रैप्ड कर लिया जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रप्टिव ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड रिलीज ऑफ सेलुलर कंटेंट, यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव हो गई, बाहर रिलीज हो गई, ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पर बाहर रिलीज हो गई, एंड
एंड रिलीज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, और यहाँ पर जो सेलुलर कंटेंट है वो भी सारा बाहर रिलीज हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी काज हुई। अब एपोप्टोसिस जो है इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती और हैव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब एपोप्टोसिस को क्यों कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि ये सेल खुद ब खुद डाई कर रहा है। अब इसमें ये नॉर्मली जो हमारी बॉडी, जो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो उनका एक लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद उन्होंने मरना होता है और नए सेल्स बनने होते हैं, ओल्ड सेल्स ने डाई करना होता है और नए सेल्स फिर आगे से बनते हैं। जैसे कि आरबीसीज हैं, वो बहुत, उनका लाइफ पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही जल्दी वो डाई कर जाते हैं और नेक्स्ट न्यू सेल्स जो होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो उसमें यही होता है कि वो एपोप्टोसिस ही सेल होते हैं जो कि खुद ब खुद जो है डाई करते हैं और नेक्स्ट न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता उसमें, क्योंकि इनकी कोई भी इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। एपोप्टोसिस जो है इसके कोई भी एपोप्टोसिस सेल डेथ जो है इसके कोई भी कॉजेस साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए हैव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर सेल अपनी मर्जी से डाई नहीं कर रहा, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है। अब हम नीचे एक डायग्राम के अंदर देखते हैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एपोप्टोसिस वेस्ट नेक्रोसिस दिखाई गई है। यहाँ पर एक सेल है, ये नॉर्मली एक सेल है, ठीक है। अब सेल यहाँ पर दो कंडीशंस हुई हैं, या फिर एपोप्टोसिस या फिर नेक्रोसिस। सेल की डेथ है, एक नॉर्मली सेल की डेथ और एक जो एक्सीडेंटल सेल की डेथ हो रही है वो है। यहाँ पर सेल इंजरी, यहाँ पर देखें कि सेल को कोई भी इंजरी काज हो गई है, कोई भी हमें ज़ख्म लग गया, कोई भी कट लग गया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि यहाँ पर सारा कुछ इसके अंदर जो भी कंटेंट थे सेल के अंदर, जितना भी जेनेटिक मटेरियल था, प्रोटीन मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स, वो सारी जो है वो क्या हुई हैं, रिलीज हो गई हैं बाहर। ये देखें यहाँ पर सेल का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज हो गया और यहाँ पर जितनी भी उसके अंदर मटेरियल था वो सारा रिलीज हो गया मेम्ब्रेन से। तो ये कौन सी काज हुई, ये नेक्रोसिस। उसके अलावा अगर हम एपोप्टोसिस की बात करें तो यहाँ पर सेल सुसाइड करता है, देम सेल खुद ब खुद ये सुसाइड कर रहा है। तो इसके रिजल्ट में सेल का जो साइज़ है वो श्रिंक हो गया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सेल का जो साइज़ है वो भी श्रिंक हो गया हुआ है। और श्रिंक होने के, जब सेल का साइज श्रिंक हो जाता है वो इस वजह से क्योंकि सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, ये आप देखें, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हो गया। जब इसकी डिग्रेडेशन हुई है तो जिस मेम्ब्रेन से वो पहले से कवर हुआ होता है उसी मेम्ब्रेन के अंदर ये रैप्ड हो जाता है, और रैप्ड होने के रिजल्ट में क्या होता है, इसका साइज़ जो होता है वो सेल का श्रिंक हो जाता है। और जब साइज श्रिंक हो जाता है तो फिर वो जो इसके से जो दूसरे सेल्स, इसके नेबरिंग सेल्स होते हैं जिनका भी लाइफ पीरियड और मज़ीद होता है, वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये जो एपोप्टोसिस है ये नॉर्मल सेल डेथ होती है और ये जो नेक्रोसिस है ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। तो आज हमने पढ़ा एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में। यहाँ पर आपको एक दफ़ा और मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या होता है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। इसके अलावा यहाँ पर ये प्री डिफाइंड सेल डेथ है कि पहले से ही पता है सेल को कि डाई करना है। ये ट्रिगर्ड होती है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इसको ट्रिगर करते हैं सेल को डाई होने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर नॉन फिजियोलॉजिकल स्टेज पर होता है और ये फिजियोलॉजिकल स्टेज, जैसे कि यहाँ पर ये डेम सेल्स होता है और ये डेम सेल नहीं होता, इसको एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो ट्रिगर करते हैं। उसके अलावा जब इसकी डिग्रेडेशन होती है, इस सेल की जब डिग्रेडेशन होती है तो जो जितना भी सेल के अंदर कंटेंट है, जितना भी सेल के अंदर मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर, अपनी ही मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हो जाता है, रैप्ड हो जाता है और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है और उस सेल का जो साइज़ है वो भी स्मॉल हो जाता है। और यहाँ पर नेक्रोसिस सेल डेथ में क्या होता है कि इसमें अंडरगो डिग्रेडेशन सेल कंटेंट्स रिलीज, यहाँ पर सेल के अंदर जो कंटेंट है वो बाहर रिलीज हो जाती है और इस रिलीज होने के रिजल्ट में जो है कि इन्फ्लेमेशन काज होती है, स्वेलिंग सेल जो होता है वो उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, सेल में
जो है उस मेम्ब्रेन के अंदर रैप्ड ना होने की वजह से सेल के अंदर जो कंटेंट है वो रिलीज बाहर होता है और इन्फ्लेमेशन काज होती है। उसके अलावा यहाँ पर ये एक्टिव प्रोसेस है और ये इनएक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस ये इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ को खुद काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जो खुद ब खुद होती है जिसको पता ही नहीं होना है तो वो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसलिए यहाँ पर इसको एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है सेल को डिग्रेड करने के लिए, सेल को एपोप्टोसिस करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर इसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पर प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर कोई भी इन्फ्लेमेशन काज नहीं होती, कोई भी सूजन वगैरह नहीं होती, कोई भी पेन नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि सेल की डेथ हुई है। इसमें कुछ भी काज नहीं होता, नॉर्मली सेल की डेथ हो जाती है और न्यू सेल जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होती है, पेन भी होती है। उसके अलावा यहाँ पर ऑर्गेनेल्स जो होती है प्रिजर्वेशन हो जाती है उनकी, और यहाँ पर डिसरप्टिव हो जाती हैं ऑर्गेनेल्स, जो सारे जो सेलुलर कंटेंट है वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पर नो ट्रीटमेंट, इसको कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ पर हैव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर इसको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा हमने डायग्राम में देखा कि डायग्राम में किस तरह से यहाँ पर सेल श्रिंक हुआ हुआ है। यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंटल सेल डेथ हुई है, इंजरी की वजह से सेल डेथ हुई है, तो यहाँ पर सेल का जो साइज़ है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया हुआ है, और सारा जो सेलुलर कंटेंट है वो भी बाहर रिलीज़ हो गया। और सेलुलर कंटेंट रिलीज़ होने की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन काज होती है और पेन भी होती है। उसके अलावा यहाँ पर सेल सुसाइड करता है दैम सेल्स। यहाँ पर नॉर्मली सेल का जब लाइफ पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो दैम सेल जो होता है वो सुसाइड करता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर सेलुलर जो कंटेंट्स होती हैं वो जब डिग्रेडेशन उनकी होती है तो वो अपने ही मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हो जाती है, रैप्ड हो जाती है, और उस रिजल्ट में क्या होता है कि सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, सेल का साइज स्मॉल हो जाता है। और फिर जब सेल का साइज स्मॉल हो जाता है, उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, तो जो नेबरिंग सेल्स है वो इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू